परिवार में होते हैं, समाज में होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे वो हमारे आपसे रिलेशंस के चलते कोई लेन देन की बात हो या किसी बिजनेस के दौरान कोई भी लेन देन की बात हो, तो हमें अक्सर बहुत बार चेक देना पड़ता है। लेकिन ये चेक देते समय अगर कोई भी परेशानी हो जाए, हम चेक देते समय अगर हमसे कोई भी चूक हो जाए, चाहे वो सिग्नेचर्स को लेकर के हो, डेट को लेकर के हो, ओवर राइटिंग हो या अन्य किसी भी तरह से कोई भी चूक हो जाए, तो ये जो चेक देना है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म कोर्ट के अंदर साबित होता है और हमारे लेने के देने पड़ जाते हैं। इस जी के जंजाल से हम कैसे बचें, हम किसी को चेक देते समय कौन कौन सी सावधानियों का प्रयोग करें ताकि आगे आने वाले समय में हम चैन की सांस सो सकें। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि जब भी हम चेक देते हैं तो चेक देते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम कोर्ट कचहरी से बच सकें। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले इसी तरह के और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपने आप को अवेयर कर सके। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। हर आरोपी गुनहगार नहीं होता। कोर्ट के अंदर जब भी कोई भी चेक डिसऑनर से संबंधित कोई भी केस आता है तो एक साइड होती है कंप्लेनेंट जिसको चेक दिया गया था और चेक डिसऑनर हो गया, और एक साइड होती है दूसरी तरफ एक्यूज साइड जिसने चेक को साइन करके कंप्लेनेंट के फेवर में काट करके उस चेक को दिया था। लेकिन हर आरोपी कोर्ट में केस डालते ही गुनहगार नहीं हो जाता। मैं आपको दो तरह के अक्यूज की यहाँ पर बात करूँगी। एक तो होते हैं सीधे सच्चे सरल व्यक्ति जो कि नादानी से कोई चेक दे बैठते हैं और उस चेक को देते समय वो पूरी सावधानी नहीं बरतते और जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो जाता है। और दूसरी तरफ दूसरे अक्यूज होते हैं जो धोखाधड़ी के तहत ही ऐसा चेक इशू करते हैं जो उनको अच्छी तरह से पता होता है कि ये चेक आगे डिसऑर्डर होने वाला है। आज मैं आपके साथ सीधे सच्चे सरल एक्यूज के बारे में बात करूंगी जो बेचारे कामकाजी व्यक्ति होते हैं और अपनी जरा सी चूक की वजह से उन्हें कोर्ट में भागना पड़ता है। यहाँ अगर हम चेक डिसऑनर की बात करें तो दो मोटे मोटे रूल्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये केसेस घूमते हैं। एक सिद्धांत है कोर्ट का चेक डिसऑनर से संबंधित कि एक प्रिजम्पशन ये मानी जाती है कि जिस व्यक्ति ने चेक को साइन करके कंप्लेनेंट को दिया है उसका कहीं ना कहीं कुछ देना बनता होगा कंप्लेनेंट को, तभी उसने चेक को साइन किया है। ये एक पहले से प्रिजम्पशन होती है। उसके बाद दो बेसिक रूल्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये केस घूमता है। सबसे पहला तो ये हुआ कि पैसे देने बनते थे तभी ये चेक इशू हुआ, चाहे उसमें कोई एग्रीमेंट बना हो या ना हो, कोई बिल हो या ना हो, कोई इनवॉइस हो या ना हो, लेकिन प्राइमा फेसिया यही मान लिया जाता है कि इसके पैसे देने बनते थे। ऐसे केसों में 5% ही सिद्ध करना होता है, प्रूव करना होता है सिर्फ कंप्लेनेंट पार्टी को, और 95% काम अक्यूज्ड को करना होता है। दूसरा रूल अगर हम बात करें तो यहाँ एक मोटी मोटी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अक्यूज्ड को ही ये सिद्ध करना होगा कि जो चेक इन क्वेश्चन है या जिस चेक के इर्द गिर्द ये केस घूम रहा है वो चेक या उतनी राशि उसको देनी नहीं बनती थी कानूनी रूप से कंप्लेनेंट पार्टी को। यानी कि ये दो बेसिक रूल्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूमता है। यहाँ मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगी कि किसी को भी चेक देते समय आपने कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं ताकि आप अपने आप को परेशानी से बचा सकें। जो पहला मेरा सुझाव है वो ये है कि आपको हर संभव ये प्रयास करना चाहिए कि आपको चेक देना ही ना पड़े। आप चेक दीजिए ही मत, आप चेक इशू कीजिए ही मत। आप सभी ने शोले फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा गब्बर का, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। यानी कि जैसे ही आपने चेक साइन किया आपने अपने हाथ गब्बर के हाथ में अपने काट करके दे दिए, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये शोले फिल्म का डायलॉग हमेशा याद रखिएगा और अपने आप को बचा करके रखिएगा कि आपको बहुत ज़रूरी हो तभी आप चेक दें, अदरवाइज आप कैश दे सकते हैं।
अब यहाँ बहुत, अब क्यों ना हम चेक दें, क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर का केस होता है, इसमें जमानत करवानी पड़ती है, इसमें श्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है, आपके काम का हर्जाना पड़ता है, आपको सज़ा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि ये एक व्यवहार है, कि व्यवहार में हमको कभी कभी चेक देने पड़ जाते हैं, लेकिन उस व्यवहार में हमें अपने आप को बचा करके रखना है कि हमें चेक देना ना पड़े। लेकिन मान लीजिए दूसरी पार्टी अड़ जाए और वो ये कहे कि भाई मैं आपको नहीं, आपकी बात पर विश्वास नहीं करता, आप मुझे चेक दीजिए ही दीजिए, तो आप यहाँ उनको एक सुझाव दे सकते हैं कि चेक देने के बजाय हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। वो एग्रीमेंट चाहे स्टैम्प पेपर पर हो, चाहे वो प्लेन पेपर पर हो। अब मान लीजिए कि वो एग्रीमेंट आपने बनाया और उस एग्रीमेंट को बनाने के बाद भी वो एग्रीमेंट का पालन नहीं हो पाया, तो क्या किया जाएगा? यहाँ अगर एग्रीमेंट का पालन नहीं हो पाया तो सिविल सूट आपको डालना पड़ेगा। सिविल सूट जो होता है आपका लंबा होता है और आपको इतने सारे लंबे समय में आपको हर तारीख पर अपीयरेंस भी नहीं देनी होती है, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर तारीख पर जाएं और आपके पास इतना सारा समय होता है कि इस बीच में आप लोग दोनों पार्टीज़ मीडिएशन की टेबल तक पहुंच सकते हैं। जबकि अगर चेक दिया है और क्रिमिनल नेचर का केस कोर्ट में चल रहा है तो वो बनिस्पत सिविल सूट के वो एक छोटा केस होता है और उसके अंदर समय भी आपको कम मिलता है और आपको हर तारीख पर अपीयर भी होना पड़ेगा और आपको मीडिएशन के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा सुझाव है सबसे पहला कि आप हो सके तो चेक ना दें, बल्कि लेन देन एग्रीमेंट के जरिए या कैश के जरिए करें। दूसरा सुझाव जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि जब आप चेक के ऊपर नाम लिखते हैं जिसके फेवर में आप चेक काट रहे हैं, तो उस समय पर उसका अकाउंट नंबर भी ज़रूर लिखें। अब लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अकाउंट नंबर लिखने की ज़रूरत क्या है? मान लीजिए आप दिल्ली में रहती हैं और जिस अक्यूज़ को आप साइन करके दे रही हैं वो मुंबई में रहता है, और अगर उसने मुंबई में चेक को डिसऑनर कराया तो आपका केस मुंबई में लड़ा जाएगा और मुंबई में जाने से एक तो आपका जाने आने का बहुत ज़्यादा समय भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, और लोकल सिटी ना होने की वजह से आपको कोई अपना जानने वाला वहाँ पर वकील भी नहीं मिलेगा, आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आप श्योरिटी भी कहाँ से कैसे अरेंज करेंगे, आपको कंटेस्ट करने में इतनी ज़्यादा परेशानी आएगी, केस के ऊपर आपका सारा का सारा कंट्रोल हट जाएगा। अब जिसको हम चेक काट करके दे रहे हैं उसका अकाउंट नंबर हम कैसे लें? आप बातों बातों में उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि देखिए जी मैं आपको चेक काट करके दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझे अपना जहाँ भी आपका अकाउंट है वहाँ का एक फ़ोटो खींच करके दे दीजिए, या तो चेक का दे दीजिए या आप एड्रेस लिख करके दे दीजिए, आपकी ब्रांच कहाँ है, आप जल्दी से जल्दी ये काम कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी चेक भिजवा सकूँ। तो होगा क्या कि उससे आप ये अनावश्यक की जो परेशानी है उनसे आप बच जाओगे। मेरे पास एक केस आया था, सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस थी वो यहाँ दिल्ली की थी, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस था वो केरल में स्थित था। उन्होंने मेरी पार्टी को परेशान करने के लिए चेक को डिसऑनर कराया केरल में, और मुझे हर तारीख पर केरल जाना पड़ा, तब जाकर के वो केस कहीं पर सुलटा। तो इसका तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप कोई भी चेक काट करके किसी को दे रहे हैं तो उसके नाम के बाद उसका अकाउंट नंबर ज़रूर लिखें ताकि आप अपने आप को बचा सकें। तीसरा जो मेरा सुझाव है वो ये है कि जब भी आप चेक काटते हैं तो उस समय पे जब आप नीचे चेक में साइन करते हैं तो वो साइन गलत ना करें, क्योंकि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर गलत साइन कर दूंगा तो मैं देनदारी से बच जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें जो सबसे पहले जो डिफेंस होता है अक्यूज का, वो क्या होता है, या तो वो ये कहेंगे कि मेरा चेक गुम हो गया या मेरा चेक चोरी हो गया, या इसने कंप्लेनेंट ने मुझसे ज़बरदस्ती ले लिया, या ये कहेंगे कि ये चेक को मैंने नहीं भरा जो ऊपर भरा था, या कहेंगे कि ये मैंने तो अकाउंट ही बंद कर दिया था, या ये सिग्नेचर्स मैंने नहीं किए थे। तो आप सोचेंगे कि आप बच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आप और ज़्यादा परेशानी में फंस जाएंगे,
क्योंकि जब ये केस आगे चलेगा तो फोरेंसिक लैब में भी आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो जा सकते हैं, या राइटिंग एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं आपके सिग्नेचर्स। और मैं आपको यहाँ ये बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि अगर ये फोरेंसिक लैब या राइटिंग एक्सपर्ट के पास आपका सिग्नेचर्स गए तो 99% आपके अगेंस्ट ही कोई भी रिपोर्ट आएगी। और उससे होगा क्या कि आपने अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि जो चेक डिसऑनर का केस है वो इतना गंभीर नहीं है, इतना परेशान करने वाला नहीं है। बल्कि अगर आप इसी तरह की कोई भी फॉर्जरी कर रहे हैं, गलत साइन कर रहे हैं, तो वो आपका 420 का केस यानी कि 420 की एफआईआर भी आपके ऊपर पड़ेगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा केस है। तो अगर आपने अपने आप को बचा करके रखना है तो आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरह का कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट आपने नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस चेक के ऊपर बेटी का, बेटे का, पत्नी का, भाई का या पेरेंट्स का सिग्नेचर्स करा देते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जहां आप बहुत आराम से बच सकते थे वहां आप बल्कि और ज़्यादा गहरे फंस गए। आपको मैंने 3 चीज़ें बताई, इन तीनों में आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद चौथा जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको कभी भी ब्लैंक चेक को साइन करके नहीं देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसी किसी समस्या में फंस गए कि आपको ब्लैंक चेक साइन करके देना ही पड़ गया, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट का आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कितना भरना है, और आपको जहां अमाउंट लिखना है वहां न्यूमेरिकल में भी और वर्ड्स में भी आपको वो जगह खाली छोड़नी पड़ रही है। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे आपके सिग्नेचर और आईसीएमआर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर आपने लिख देना है कि नॉट मोर देन इतना। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक ब्लैंक चेक देना पड़ भी गया, लेकिन आपको उस समय पे पता होता है कि कितना अमाउंट एग्जैक्ट है। आपको ये नहीं पता कि 10,400 है, लेकिन आपको इतना पता है कि 11,000 के आसपास है। तो आप वहाँ लिख सकते हैं नोट मोर देन 11,000। तो उससे होगा क्या कि जो ऊपर न्यूमेरिक्स में या वर्ड्स में जब फिल करेगा तो वो वहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की अमाउंट या 50,000 की अमाउंट बिल्कुल भी नहीं लिख पाएगा। तो ये थी आपकी चार सावधानियाँ। उसके बाद 5वीं सावधानी जो आपने रखनी है वो ये है कि जब भी आप कोई चेक इशू करके देते हैं तो चेक के बैक साइड में आपको उसका पर्पस ज़रूर लिख देना है। यानी कि अगर आप वो किसी रेंट के अगेंस्ट दे रहे हैं तो आप रेंट के लिए लिख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जमा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए लिख सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। और अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो फॉर गिफ्टिंग पर्पस। मतलब इस तरह से आपका जो उद्देश्य है आपके चेक के बैक साइड में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि अगर वो चेक किसी वजह से डिसऑनर हो भी गया तो आप आगे आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, क्योंकि उसके बैक साइड में उसका पर्पस होगा। तो कभी भी अगर दूसरी पार्टी ये नहीं कह पाएगी किसी भी हालत में कि ये चेक इन्होंने मुझे इतना पैसा देना था, इसके बदले में इन्होंने ये मुझे चेक दिया है। इसके बाद जो छठी सावधानी मैं आप सभी लोगों को बरतने के लिए कह रही हूँ, मैं स्पेशली उन लोगों को लिए कह रही हूँ जो या तो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अथोराइज सिग्नेटरी हैं। अब अगर आप अथोराइज सिग्नेटरी हैं और आपने सिग्नेचर कर दिए हैं तो आपको कोर्ट में जाना भी पड़ेगा और आपको परेशानी आएगी भी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने जिस किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया है, कहीं ऐसा तो नहीं उनके हर दूसरे दिन इसी तरह से बाकी लोगों के साथ फ्रॉड होते हों। यानी कि आपने किसी फ्रॉड कंपनी को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और आपको अंदेशा है कि आपके ऊपर परेशानी आ सकती है, तो आप या तो इस पे साइन ही ना करें, अथोराइज सिग्नेटरी ही ना बने। आप मना कर दें कि मैं अथोराइज सिग्नेटरी नहीं बनूंगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आप जल्दी से जल्दी उस नौकरी को वहाँ से छोड़ दें। उसके बाद जो 7वीं यानी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है जो आप सभी लोगों ने बरतनी है, वो ये है कि आपको किसी को चेक साइन करके देते समय कभी भी कैजुअल नहीं होना है। कई बार ये होता है कि हम
हमें अपनी चेकबुक हमने जल्दी-जल्दी ढूँढी, हमने चेकबुक देखी, चेकबुक हमें नज़र नहीं आ रही, तो हमने कहा कि अरे! ये आया है, ये दोबारा क्या आएगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अपनी वाइफ़ के नाम का या बेटे के नाम का या ब्रदर के या फादर के नाम का मैं इसको चेक दे देता हूँ। लेकिन ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर खुदा न ख़ास्ता ये चेक डिसऑनर हो गया, तो आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनको हर तारीख पर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा और अक्यूज़ की भांति उनको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। और कहीं अगर वो चेक मान लीजिए आपके बेटे के नाम पे है तो उसकी पढ़ाई जाया होगी, उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। और अगर उसका कहीं बाहर इंडिया से बाहर जाने की बात चल रही है तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये लिखना होता है कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है। और जो चेक डिसऑनर का केस है ये क्रिमिनल नेचर का केस होता है। और अगर वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है तो वहाँ पर भी उसको लिखना होता है कि मैं किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो वहाँ पर भी उसको परेशानी आएगी। यानी कि आप अनजाने में अपने बेटे को झंझट में डाल रहे हो। और अगर यही आपके फादर या आपकी मदर के नाम का चेक हुआ या आपकी वाइफ के नाम पे हुआ, तो हो सकता है कि आपको आपके बुजुर्ग जो माता पिता है उनको अक्यूज़ की भांति हर तारीख पर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लोगों ने एक बात का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपका किसी से लेन देन है, आपको किसी को चेक देने हैं, तो आप, क्योंकि आपकी उससे बातचीत है, आपके उसके बिजनेस टर्म्स हैं या इंडिविजुअल टर्म्स हैं, तो आप चेक दीजिए। जो भी परेशानी होगी आप खुद भुगतिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप किसी परेशानी में डाल दो। अगर पंगे लेने भी हैं तो खुद के दम पे लो, परिवार के दम पे नहीं। तो आशा करती हूँ कि ये छोटी-छोटी जो जानकारियाँ हैं जो मैंने आपको दी, जो कि अपने आप में बहुत अहम रोल अदा करती हैं जब अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ जाता है। इन सभी सावधानियों का आप यथासंभव प्रयोग कीजिएगा। और ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा, ये बात तो सच है कि जैसे ही आपके ऊपर कोई भी केस डाला जाता है 138 का और उसमें अक्यूज़ लिखा जाता है, तो आप एकदम से वहाँ पर दोषी तो सिद्ध नहीं हुए, लेकिन परेशानी तो आ ही गई। तो इन सभी सावधानियों का आप ध्यान रखिएगा और अपने आप को आगे आने वाले किसी भी झंझट से, किसी भी परेशानी से अपने आप को बचा करके रखिएगा। मैंने आज के इस वीडियो में सारी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है कि मैं आपको सभी सावधानियों के बारे में बता दूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछेगा। मैं भरसक प्रयास करूंगी कि आपके हर एक सवाल का जवाब दूं। और हाँ, मैं आपको बहुत बार पहले भी कहा है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि मैं आप सभी के फ़ोन को नहीं उठा पाती हूँ। प्लीज़ आप अगर मुझसे कोई भी संपर्क करना चाहता है तो ऊपर दिए हुए जो नंबर हैं उस पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या जो ईमेल दिया है आप उसके ज़रिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और मेरे वीडियो सभी के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।